नमस्कार साथियों। रचयिता के फेसबुक पेज पर आज हम एक नई पुस्तक को लेकर के उनके लेखक के साथ पुस्तक पर चर्चा में हाजिर हुए हैं। आज राजपाल एंड सन्स के हाल ही में प्रकाशित गुगली पुस्तक पर बातचीत करने के लिए श्रीमान जैनेन्द्र जी और लेखक ज्ञानेश साहू जी उपस्थित हुए हैं। तो मैं एक छोटा सा परिचय पहले दे दूं। श्रीमंत जैनेन्द्र जी के बारे में जो आज के संचालन करेंगे इस कार्यक्रम में, जो लेखक से बातचीत करेंगे। तो जैनेन्द्र जी आपने जेएनयू से पीएचडी किया है और खुद क्रिकेटर भी रहे हैं। तो खुद क्रिकेटर रहने पर एक अच्छी बात यह हो जाती है कि पुस्तक भी वो उसी को केंद्र में रख करके लिखी गई है, उसी के आसपास होकर के, तो बातचीत करने में एक सुविधा हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि पटना यूनिवर्सिटी और जेएनयू में खुद क्रिकेट टीम के सदस्य थे और बिहार क्रिकेट टीम में भी आपने प्रतिनिधित्व किया है। और आपका जो एमफिल है वो खेल, समाज और हिंदी कथा साहित्य को एक साथ रख करके किया गया है। यह एक बेहतरीन बात यह है कि हिंदी कथा साहित्य में भी खेल को और समाज को देखते हुए कोई एमफिल या पीएचडी किया गया हो, तो यह अपने आप में एक बड़ा शोध होगा। और खेल साहित्य में रुचि है और अभी वर्तमान में डीयू में पढ़ा रहे हैं। दूसरी जो हमारे आज के लेखक हैं उनके बारे में हम बातचीत करें तो जो ज्ञानेश साहू जी हैं, भिलाई से हैं। और आप जानते हैं कि भिलाई जो है और जो भोपाल का एरिया है वो आजकल साहित्य का गढ़ बन गया है। एक तरह से जो पहले हम मानते थे कि दिल्ली जो है साहित्य का गढ़ है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि भोपाल का एरिया जो है, मध्य प्रदेश का एरिया जो है, वह भी साहित्य का गढ़ होते जा रहा है। तो ज्ञानेश साहू जी को बचपन से ही यात्रा डायरी लिखने का बहुत ही शौक रहा है और यह जो उनकी पुस्तक है गुगली, यह उनका पहला उपन्यास है। पुस्तक पर अगर हम कुछ बात रखें तो उसमें हम देखते हैं कि स्कूल के आखिरी और कॉलेज के शुरुआत वर्ष जो होते हैं उसमें यादगार और अलमस्त समय जो होता है विद्यार्थियों के लिए। और खासकर जब विद्यार्थी जब अपने स्कूल से निकल करके अनुशासन से छूट जाता है, क्योंकि स्कूल में जब रहता है तो विद्यार्थी अनुशासित रहता है, अनुशासन में रहता है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज में आकर वो अनुशासन छोड़ देता है, लेकिन जो एक अनुशासन से जो आप छूट करके और जवानी की दहलीज पर खड़े हो जाते हैं, तो उस जीवन में तमाम महत्वाकांक्षाएं जो है आपकी उड़ान लेने लगती है और उसी उड़ान को परखते हैं हम। तो जीवन के कठोर यथार्थ से बेपरवाह जो समय होता है वह होता है जो हम नए नए दोस्तों से मिलते हैं और दोस्त बनाते हैं। तो दोस्ती और क्रिकेट के बीच पहला पहला प्यार भी अंकुरित होता है और उसी दोस्ती की जो प्रगाढ़ता होती है और जो प्यार का एक ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल को लेकर के यह एक रोचक उपन्यास लिखा गया है। पाठकों के द्वारा काफी अच्छा रिस्पॉन्स है अभी कि यह एक बेहतरीन उपन्यास है। हम खास करके एक जो युवा वर्ग होता है उस युवा वर्ग के ही की कहानी है जिसे हम पढ़ते हुए अपने आप को भी उसके केंद्र में महसूस कर सकते हैं कि या तो हमारे आसपास की ही कहानी है। तो कुल मिलाकर के इस चीज को पूर्ण रूप से हम लेखक से ही जानेंगे और आगे की जो पूरी बातचीत होगी वो जैनेन्द्र जी खुद क्रिकेटर रहे हैं और खुद साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं, तो उनको यह उपन्यास कैसा लगा और वह इस उपन्यास के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उन्होंने महसूस किया है पढ़ते हुए, वो खुद लेखक से सवाल जवाब करें तो बेहतर रहेगा। तो यह जो मंच जो है आगे मैं जैनेन्द्र जी और ज्ञानेश साहू जी को सौंपता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद पीयूष। रचयिता पेज का बहुत बहुत धन्यवाद। राजपाल एंड सन्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस पुस्तक पर ये परिचर्चा आयोजित की है। और लेखक ज्ञानेश साहू जी का को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि हिंदी में इस तरह का उपन्यास कम लिखा गया है। खास करके एक तरह का कॉकटेल होता है कि आप क्रिकेट को भी जानें और साहित्य को भी जानें और उस पर एक नॉवेल लिखें।
जहाँ तक मुझे याद आता है, गुगली नाम से एक नारायण सिंह ने, झारखंड के, तो उन्होंने एक कहानी लिखी थी, लंबी कहानी। इसके अलावा अंग्रेजी में कुछ गुगली पर लिखा गया है, लेकिन हिंदी में कोई उपन्यास पहली बार गुगली नाम से लिखा गया है। हालांकि खेल पर भी उपन्यास बहुत कम है। एक रमेश दवे ने, मध्य प्रदेश के, उन्होंने खेल गुरु लिखा था। और भारतीय फुटबॉल टीम की खिलाड़ी रही हैं सोना चौधरी, अभी दिल्ली पुलिस को ट्रेनिंग देती हैं, उन्होंने एक उपन्यास लिखा था, पायदान। तो इस तरह के छोटे मोटे प्रयास हुए हैं। तो इसलिए ज्ञानेश साहू जी बहुत बधाई के पात्र हैं कि हिंदी में उन्होंने एक उपन्यास लिखा और बहुत डूब कर लिखा है। जब आप किसी चीज में डूब जाते हैं, खुद उस चीज को बहुत गहराई से जानते हैं, तो लिखते हैं, तो वो इमोशंस आपका दिखता है उस नॉवल में। तो क्रिकेट को लेके जो आपका इमोशंस है, वो इस उपन्यास में दिखता है। तो आपको तो फिर से एक बार बधाई दूंगा। और धन्यवाद। इस पर परिचर्चा क्या होगी, बस हम आपका अनुभव जानना चाहेंगे कि आपने कैसे इसकी यात्रा की, कैसे आपने उपन्यास लिखा, खेल में आपकी क्या रुचि है। हम तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे, लेकिन ज्ञानेश जी, शुरुआत इससे करते हैं कि आपने अपने जीवन में 3 बड़े गुनाह किए। आपने इंजीनियरिंग भी कर लिया, आपने नोबेल भी लिख लिया, आपने प्रेम भी, अगर कह सकते हैं तो, कर लिया। तो ये भारत में बहुत बड़े गुनाह माने जाते हैं। बीटेक करना, क्रिकेट खेलना, प्रेम करना, नोबेल लिखना। तो एक साथ इतने गुनाह आपने किए हैं जीवन में, तो ये जानबूझकर किए हैं कि सबका शौक है आपको? जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, और सबसे अच्छा जो पहले ही सवाल है वो एक गुगली फेंक दी मेरे ऊपर। तो मैं तो यही बोलूंगा कि मैंने शायद जानबूझ के ही ये किया। जैसे मैं क्रिकेट खेलता था, और क्रिकेट छोड़ने की कहानी भी मेरी दिलचस्प है। जैसे मैं सुनाइए बताता हूँ जरूर, कि हाँ, विस्तार से। मैं क्रिकेटर बनना चाहता था बचपन में। फिर ऐसा होता था कि मैं भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा समर कैंप लगाया जाता है। तो 2 महीने पे आप बास्केटबॉल खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, हॉकी खेल सकते हैं, और वहाँ पे जो प्रोफेशनल कोच है वो आपको 2 महीने ट्रेन करेंगे। और अगर उनको लगेगा कि आपके अंदर पोटेंशियल है, तो फिर आपको वो परमानेंट ट्रेनिंग के लिए बोलेंगे आगे, जो समर वेकेशंस के बाद। तो सुबह मैं बास्केटबॉल खेलने जाता था, और शाम के टाइम पे क्रिकेट की कोचिंग लेने जाता था। तो क्या हुआ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था, तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं, बास्केटबॉल के लिए मुझे बोला गया कि आपको एक यूनिफॉर्म सिलवाना है, जिसपे हाफ पैंट होगा और ऊपर पे टी शर्ट होगा वाइट कलर का। तो मैंने वो सिलवा लिया। अब उसके कुछ दिन बाद क्रिकेट पे मैं खेलने जाता था, तो वहां पे भी मुझे बोला गया कि ये आपका यूनिफॉर्म सही है, लेकिन आपको फुल पैंट खरीदना पड़ेगा। तो फिर क्या मैंने उम्र बोला थी आपकी उस वक्त? उम्र, किस उम्र की बातचीत आप कर रहे हैं कि ये क्या मैं उम्र जब है? क्लास 8 में था, तो मान लीजिए 12-13 साल का रहा होगा। उस टाइम पे मुझे लगता था मुझे क्रिकेट ही खेलना है, क्रिकेटर ही बनना है। ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि मैंने घर पे बोला कि मुझे फुल पैंट भी सिलवा के दे दीजिए। तो घर पे बोलते नहीं नहीं नहीं, अभी तो हाफ पैंट आपको सिला के दिए हैं बास्केटबॉल के लिए, अब क्रिकेट के लिए फुल पैंट कैसे सिलवाए। तो फिर मैं थोड़ा उदास हो गया। फिर मैंने क्रिकेट जो वहाँ एकेडमी में है उनसे बात किया। सर बोलते ठीक है खेल लो। तो मैं कुछ दिन ऐसे प्रैक्टिस करने लगा। उसके बाद एक जैसे 2 कोचिंग सेंटर्स का वो होता है ना, मुकाबला होता है, वैसे मैच आ गया एक बार 1-1.5 महीने के कोचिंग के बाद। तो उन्होंने बोला कि आप भी क्वालिफाई हुए हो, आप भी जो टॉप 15 है उसमें हमने आपको चूज किया है। तो मैं खुश हो गया बड़ा, कि लगा कि हाँ पहली मंजिल यहाँ पे आ गई। तो फिर उसके बाद बोले कि एक ही थोड़ा सा मसला है, आपको क्रिकेट का किट खरीदना पड़ेगा, और ड्यूस बॉल से आपको एक बैट खरीदना पड़ेगा, जो फिर आर्म गार्ड्स होते हैं, जितने भी आप जानती होंगे, पैड वगैरह वगैरह सब। तो पूरी किट। हाँ, पूरी किट खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि आप किसी का किट बोरो नहीं कर सकते। यहाँ पे तो आप चला सकते हो बोरो करके। तो फिर मुझे तो मसला समझ आ गया, मैंने घर पे जाके बोला। तो घर वाले, ऑब्वियसली हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे उस टाइम पे, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि कहाँ से 5-7 हजार लाएं, कहाँ से खर्च करे।
तो उस दिन के बाद से मैंने प्रोफेशनली तो क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। मतलब उस दिन के बाद से ऐसा लगा कि दिल टूट गया, आगे नहीं खेला जा सकता, तो प्रोफेशनली मैंने बंद कर दिया क्रिकेट खेलना। बट उसके बाद से जैसे आपने पढ़ा होगा गूगली में, वैसे हम क्रिकेट जरूर खेला करते थे। ये भी मैंने 10th 11th तक काफी क्रिकेट खेला है। 20 रुपए का मैच लगा लिए और 20 या 25 रुपए का, जीत गए तो बढ़िया से नाश्ता कर लिए, अदरवाइज हार गए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस उपन्यास में जो योगेश की कहानी है, योगेश जी नाम जी का कोई पात्र है या वो ज्ञानेश साहू का ही एक रूप है जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई निजी जीवन में, तो उपन्यास में जी उसको आईपीएल तक पहुंचा दिया गया। जी, बिल्कुल आप ऐसा बोल सकते हैं। मतलब दरअसल मेरे दोस्त का भी नाम योगेश है, लेकिन हम्म। उस योगेश में कहीं ना कहीं मेरी ही कहानी है। क्योंकि जैसे हाँ। मैंने बताया कि एक वो किट के लिए जो मेरा एक मलाल था, वो हमेशा ही हम्म। मुझे लगा कि कुछ ना कुछ कर पाऊं मैं। तो वही तो, इसीलिए वो जो योगेश का किरदार है कहीं ना कहीं मेरा ही वो है। हाँ। अच्छा, जब मैं उपन्यास को पढ़ रहा था तो आपने जी इसका शीर्षक दिया है गुगली। जी तो दर्शकों के लिए मैं बता देता हूँ, आपने तो बहुत सोच समझ कर नाम रखा होगा। गुगली जी दरअसल क्रिकेट में एक लेग स्पिनर की गेंद होती है जो परंपरागत लेग स्पिन के उलट, मतलब एक तरह से वो ऑफ स्पिन हो जाती है। जैसे अनिल कुंबले डालते थे भारत की तरफ से, उसी एक्शन में लास्ट टाइम में उंगलियों को मोड़ दिया जाता है कलाइयों के सहारे और गेंद लेग स्पिन ना होकर के वो ऑफ स्पिन हो जाती है, मतलब बाएं से दाएं जाने के बजाय बाएं से दाएं की तरफ चली जाती है और आदमी बैट्समैन चकमा खा जाता है। और स्पिनर की ये बहुत चमत्कारिक बॉल मानी जाती है। और आपने देखा होगा, बाकी दर्शकों ने भी देखा होगा जो क्रिकेट देखते हैं, कि अनिल कुंबले ने बहुत सारे एलबीडब्ल्यू गुगली मारकर और बोल्ड बैट्समैन को बहुत को आउट किया भारत के लिए। तो इस उपन्यास का जो शीर्षक है गुगली, कि मतलब जो होने वाली चीजें हैं वो अचानक से बदल जाती है, ठीक उसके उलट चीजें होने लगती है, आप अनुमान नहीं लगा सकते क्या होने वाला है, मतलब एक रोमांच बना रहता है। बैट्समैन ये तय नहीं कर सकता है पहले से कि हमें इस बॉल पर ये शॉट खेलना है। तो क्या ज्ञानेश यही कुछ आपके भी दिमाग में रहा था इसका नाम रखने के लिए? जी मेरे मन में दरअसल दो नाम थे, एक तो बाउंसर था और अच्छा। एक गुगली था। जी। तो हम्म। फिर मैंने थोड़ा सोचा कि बाउंसर को डक भी किया जा सकता है, और कभी हम्म। कभी मिस हिट होता है तो भी लोग सिक्स चला जाता है या कुछ हो जाता है। बट हम्म। कंपेरेटिवली गुगली को देखा जाए तो वो ऑफ स्पिन होता है, तो राइट हम्म। हैंड बैट्समैन के लिए वो उसको खेलना ही पड़ता है, चाहे वो एलपीडब्ल्यू हम्म। हो, उसके बाद चाहे हम्म। वो हम्म। क्लीन बोल्ड छोड़ हो नहीं जाए, सकते उस मतलब बॉल को। छोड़ नहीं सकते। तो मुझे हम्म। लगा कि गूगली सही नाम इसके लिए होगा, क्योंकि बाउंसर को हम्म। कहीं ना कहीं आप डक कर सकते हैं, और हम्म। मेरे जो पात्र हैं उनके सामने जो गुगली हुई वो उसे डक नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि हम्म। नहीं, इनके लिए गुगली नाम ही उपयुक्त है। ज्ञानेश, आपने जो आपकी किताब की भूमिका है जी उसमें एक जगह आपने लिखा है, वैसे मैं आपसे खुद जो आपकी मनपसंद पंक्तियां होंगी वो मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ उसको पढ़ें, लेकिन मैं एक पढ़कर आपको सुनाता हूँ जिसमें आपने लिखा है कि चाहे उन दोस्तों का मिलना हो या बिछड़ना, मैं पूरी कहानी में बना हुआ हूँ। प्राक कथन में जी आपने लिखा है। जी और जी आप लोगों की तरह मैं इस कहानी को बैठकर सुनाना चाहता हूँ, इसलिए आगे की कहानी सुनाने का जिम्मा मैंने आकाश और उसके दोस्तों को दे दिया है। तो जी जब आकाश कहानी सुना रहे हैं और बाकी उसके दोस्त कहानी सुना रहे हैं, तो इसमें ज्ञानेश जी साहब कहाँ है? ये हर एक पात्र में है, क्योंकि आपकी भूमिका इसमें कहाँ है? क्योंकि शुरुआती जो लगभग 100 के करीब पेज है वो कहानी आकाश ने सुनाई है। जी फिर जी 38 पेज के करीब या 40 पेज के करीब कमलेश ने सुनाई है। जी 10 जी पेज करीब मुझे लगता है कि शिल्पा ने। शिल्पा को मिला है, और 4-5 पेज आपने मुश्किल से माहिरा को दिए हैं। तो जी ज्ञानेश जी जी साहब कहाँ है जो उन्होंने लिखा है कि मैं भी हूं और बैठकर देख रहा हूँ? जी ये जो आकाश का किरदार है, ये जो हम्म। आकाश ने जब नरेट किया है तो वो मुझे काफी हम्म। अनुकूल पड़ा। लिखने के लिए ऐसा लगा जैसे मैं ही लिख रहा हूँ। क्योंकि हम्म। आप देखेंगे कि जब योगेश बोलता है तो वो हर बात को मैं नहीं बोलता, वो हम लगा के बोलता है। और हम्म। जब कमलेश बोलता है तो उसके बोलने का थोड़ा तरीका थोड़ा सहमा हुआ सा होता है।
तो मैंने काफी जो अपने आप को उपयुक्त पाया आपके 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 उपन्यास में जो कमलेश पात्र है ना, ऐसे भी मेरे भी एक दोस्त रहे थे, तो जब मैं उस उपन्यास को पढ़ रहा था तो मुझे अपने कमलेश की याद आ रही थी। अच्छा। जी जी। हाँ, आप बता रहे थे कि पात्र के बारे में, जो आकाश। हाँ जी, और बाकी जैसे शिल्पा और माहिरा का भी छोटा छोटा एक एक चैप्टर का जो नरेशन है, तो वो तो थोड़ा डिफिकल्ट होता ही है, क्योंकि मैं लड़का हूँ, तो एज अ लड़की नरेट करना आपको थोड़ा समझना पड़ता है, थोड़ा और डीपली लिखना पड़ता है। तो सबसे जो बोल सकते हैं सबसे कंफर्टेबल जब मैं आकाश को नरेट कर रहा था, जब आकाश नरेट कर रहा था, तो एज अ ज्ञानेश ही मैं नरेट करता था कहानी में। अच्छा अच्छा। नहीं, इसमें आपने लिखा है कि मैं भी आप लोगों की तरह मैं भी इस कहानी को बैठकर सुनना चाहता हूँ, इसलिए आगे की कहानी सुनाने का जिम्मा मैंने आकाश और उसके दोस्तों को दिया। तो मतलब आकाश में आप अपने आप को देख रहे हैं। जी 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 जी। अच्छा अच्छा। मैं क्रिकेट और आपके साहित्य दोनों पर बीच बीच में दोनों तरह के सवाल मिक्स करके आते रहेंगे। जी जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि चूंकि आपने बीटेक किया और आपने यंग एज में क्रिकेट खेला, कॉलेज के लाइफ को एंजॉय किया, लेकिन इन सबसे उलट है एक नॉवेल को लिखना, साहित्य की रचना करना। तो ये आपको कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली, और कहाँ से ऐसा, कब आपको ऐसा लगा कि आपको अपने जीवन की कहानी लिखनी चाहिए? जी, पहले तो कुछ मात्रा में तो ये मेरे माता पिता से ही आया है। जैसे हम बचपन में पापा हमें ले जाया करते थे घुमाने फिराने साल में एक बार, तो वो अपनी एक डायरी मेंटेन करते थे, तो उस पे बहुत ही बारीकी से लिखा करते थे। मुझे याद है हम जैसे यहाँ से अहमदाबाद जाते थे दुर्ग से, तो वो एक एक स्टेशन का नाम लिखा करते थे कि अब हम इस स्टेशन पे आए। हाँ जी, छोटे छोटे स्टेशन का भी नाम लिखा। वो इंटरनेट का युग नहीं था, तो वो जी जी, लिखते वो थे। इंटरनेट का, हाँ वो इंटरनेट का अब तो युग ऐप नहीं है था। तो का सब कुछ पता हाँ चल जाता है, वेयर इज माय जी ट्रेन जी वगैरह जी से। जी, वो सब भी लिखते थे। और उसके बाद कहाँ पे क्या खाया, कहाँ की जैसे कचौड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, ये सब लिखते थे। तो मैं अच्छा। भी ऐसा हुआ कि उसके बाद से एक होता है ना बाल मन की मुझे भी लिखना है, तो मैंने भी एक डायरी खरीद लिया और मैंने भी लिखे हैं कुछ कुछ ऐसे कहानियां। कुछ कहानियां तो अभी भी ऐसे है जो आधी पड़ी है, जो जैसे 10 दिन का ट्रिप है तो मैंने 5 दिन लिखा, या उसके बाद बाल मन है, मन नहीं किया तो छोड़ दिया वहां पे, तो लेकिन वो अभी भी लिखी पड़ी हुई है, तो वहां से कुछ आ गया। और मेरी जो मम्मी है वो भी ऐसी पोयम्स वगैरह काफी लिखती थी, मतलब उन्होंने भी खुद से काफी पोयम लिखे थे। तो ये तो मेरे अंदर थोड़ा तो इनसे आया। और उसके बाद ये था कि 2014 में मेरा एक स्टार्टअप था, तो मैंने वो चालू किया था। तो वो चलाने के बाद फेल हो गया, ज्यादा दिन चल नहीं पाया। तो मैंने एक अंग्रेजी का उपन्यास जरूर लिखा था, जो कि मतलब उससे रिलेटेड। और उसके बाद जब मैंने देखा कि मुझे लिटरेचर में रुचि आने लगी, ऐसा नहीं था कि उसके पहले रुचि नहीं था, लेकिन उसके बाद काफी रुचि आने लगा। फिर मैंने मान के चलिए 50 से 60 जो है हिंदी नॉवेल्स, जो है हिंदी उपन्यास, पहले तो एक अभी जो नई वाली हिंदी है वो पकड़ा। उसके बाद लगा मुझे कि इससे भी कुछ और डीप होता है, तो फिर मैंने धर्मवीर भारती हो गए, अज्ञेय हो गए, अपने मनोहर श्याम जोशी हो गए, उनके उपन्यास उठा के पढ़ना चालू किया। और उसके बाद जो है मुझे लगा कि मैं भी थोड़ा बहुत तो लिख ही सकता हूँ, मैं थोड़ा बहुत ट्राई कर सकता हूँ। तो गुगली की भी कहानी दिलचस्प है। मैं पहले एक छोटी सी एक कहानी बनाना चाहता था, ये गुगली को एक उपन्यास नहीं बनाना चाहता था, लेकिन धीरे 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 ये कब की एक्सपेंड बात है, होते किस साल की आप बात कर रहे हैं? ये 2019 की बात है? अच्छा, हाल ही में। है। हाँ हाँ। तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया, और जो चैप्टर्स के भी नाम हैं जो थोड़े राइम होते हैं, आप देखे होंगे, इंट्रोडक्शन, धुआंधार। तो वो मेरे मन में पहले चैप्टर्स के नाम आते गए कि इसके बाद ये होगा, फिर हम पिकनिक पे जाएंगे, तो वो एक्सपेंड होते होते एक पूरा उपन्यास बन गया। और इस तरीके से ये मैं लिटरेचर वर्ल्ड में आ गया। अब मुझे लगता है कि हाँ मैं थोड़ा लिख सकता हूँ। मैं नई वाली हिंदी के बारे में सवाल आपसे अंतिम में करता, लेकिन चूंकि आपने जिक्र कर दिया जी तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी ये साहित्य में ये मसला बहुत जोर शोरों से उठाया जाता है। और हमने जेएनयू में एक प्रोग्राम किया था, तो जो हिंदू युग के संपादक हैं शैलेश भारतवासी, उनको हमने आमंत्रित किया था। शैलेश जी को हमने जेएनयू आमंत्रित किया था,
और उन्होंने 1 घंटा नई हिंदी का पक्ष लिया और बहुत बहसें हुई वहां पर, और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा था लोकप्रिय साहित्य और गंभीर साहित्य को लेकर। तो चूंकि आप खुद मान रहे हैं कि नई हिंदी में आप लिख रहे हैं, अभी नीलोत्पल लिख रहे हैं, सत्यव्यास लिख रहे हैं, मैंने पढ़ा इनको। नीलोत्पल तो हमारे मित्र भी हैं, सत्यव्यास तो फेसबुक पर फ्रेंड है, और दिव्य प्रकाश दुबे लिख रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग नई हिंदी में लिख रहे हैं। आपने चूंकि जिक्र किया धर्मवीर भारती का, और भी लोगों को आपने पढ़ा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको नई हिंदी और जो आप पुरानी हिंदी कह सकते हैं, उसमें क्या अंतर आपको लगता है? जी, मैं अंतर बताने से पहले ये बता दूं कि मैं बहुत ज्यादा ये नहीं सोचता कि नई हिंदी खराब है या नई हिंदी अच्छी है। मैं पक्ष लेने के बजाय ये बोलना चाहूंगा कि नई हिंदी में कुछ नयापन है तो कुछ फुहड़ता भी है। जैसे मैंने कुछ किताबें पढ़ी है जहाँ पे अनावश्यक गालियों का ज्यादा ही इस्तेमाल हो गया है, और ये बोल के कि आजकल के जो बच्चे हैं वो इस टाइप की गालियों का यूज ज्यादा करते हैं, इस टाइप से चीजें। या फिर कुछ जो रिपीटेशन है, कहानियों का रिपीटेशन, वही लव स्टोरी है वो आ रही है। तो वो चीजें थोड़ा सा मुझे लगता है कि इन चीजों से नई हिंदी में बचा जा सकता है। बाकी जो पुरानी हिंदी है, मुझे लगता है कि वो बेंचमार्क है और वो हमेशा से ही बेंचमार्क रहेंगे। जैसे हालांकि हो सकता है कि उनकी जो भाषा शैली है या भाषा है वो थोड़ी क्लिष्ट हो। जैसे आप निर्मल वर्मा जी को पढ़ोगे, वो उनकी जो कहानियां हैं बहुत ही स्लो होती है। तो आज अगर कोई नया पाठक है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है या जो आज के परिवेश में पला बढ़ा है, वो निर्मल वर्मा को उठाएगा तो शायद वो कहानी पूरी ना कर पाए, उसे थोड़ा उबाऊ लगे, क्योंकि उनकी कहानी का जो पेस है वो थोड़ा स्लो है। अज्ञेय जी का शेखर एक जीवनी उठा ले, वो उनको क्लिष्ट लगे थोड़ा। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैंने भी नई वाली हिंदी से ही पढ़ना चालू किया, और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, इसके अलावा मुझे कुछ किताबें पढ़ने के बाद लगा कि ये रिपीट हो रही है वही कहानी है। हालांकि किताबें अलग अलग थी, लेकिन ये कहानियां जो फ्लेवर है वो रिपीट हो रहा है। तब मैं पुरानी हिंदी में गया। तो मेरा तो ये मानना है कि नई हिंदी भी अपनी जगह बहुत सही काम कर रही है, बिकॉज जो नए नए पाठक हैं वो जुड़ रहे हैं। जैसे मैंने एमबीए किया है, तो वहाँ पे जितने भी मेरे दोस्त हैं वो अच्छा, सब बीटेक इंग्लिश के बाद मीडियम। आपने एमबीए भी किया? जी जी जी, अच्छा। ये भी गलती की मैंने। वही मैं कह रहा जी, था। तो फिर वहां पे तो ऐसे हैं कि सब बड़े बड़े स्कूलों के, जैसे डीपीएस हो गए, ऐसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले लोग। लेकिन जैसे मेरी कहानी आई तो मेरा उपन्यास आया अभी गुगली, तो वो उन्होंने लेके पढ़ा। मैंने उन्हें बताया कि ये नहीं भाई, ये सिंपल हिंदी है। तो कहीं ना कहीं अगर वो 20 या 25 लोगों ने भी लेके पढ़ा जिन्होंने कभी हिंदी बुक पढ़ा ही नहीं था, तो एक बोल सकते हैं कि वो हिंदी का एक के पाठक वर्ग में थोड़ा तो बढ़ोतरी हुआ। तो मेरा मानना है कि नई वाली हिंदी भी पाठकों में बढ़ोतरी कर रही है, लेकिन जो बेंचमार्क वो है वो हमेशा ही जो पुराने जो साहित्य है वही रहेंगे। मनोहर श्याम जोशी जी हो गए या धर्मवीर भारती हो गए, ऐसे लोग। मतलब ज्ञानेश आप ये कहना चाहते हैं कि जो लोग साहित्य में रुचि नहीं रखते या बहुत उनको नहीं है, वो नहीं पढ़ पाते उस तरह की हिंदी, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में या इस तरह के बैकग्राउंड से रहे हैं, तो जो नई वाली हिंदी की सरल सहज भाषा है उससे वो साहित्य की दुनिया से परिचित हो पाते हैं या कनेक्ट हो पाते हैं, और अगर उनको आगे पढ़ना हो तो वो गंभीर साहित्य की तरफ जा सकते हैं, जिसको आप बेंचमार्क कह रहे हैं। तो मतलब एक तरह से नए पाठक को लाने का काम साहित्य में नई वाली हिंदी कह रही है, आप ये कहना चाहते हैं? जी 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 जी, यही ठीक बोलना है, चाहता ठीक। अच्छा, आप वापस आपके गूगली पर आते हैं। गूगली में जो दो चीज महत्वपूर्ण है, वो एक तो है कि इसमें क्रिकेट बहुत है, और जो लोग इस क्रिकेट से प्यार करते हैं वो इसमें उसको डूब कर पढ़ेंगे, कैसे एक टीम से हारने के बाद पूरी रणनीति बनाई जाती है और फिर कैसे बदला लिया जाता है दूसरी टीम से, और पूरी स्टोरी आपने, कैसे स्पिन का कमाल किया जाता है, कैसे उसके बल्लेबाज को आउट किया जाता है, सारा आपने बताया। और दूसरा इसमें माहिरा और आकाश का प्यार। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके दिमाग में पहले क्रिकेट था, फिर उसमें प्रेम जोड़ा, या पहले प्रेम था उसमें क्रिकेट को फिट किया जब आप नॉवेल को लिख रहे थे?
जी मैंने जैसे बताया पहले जब मैं कहानी बस लिखता था, मतलब ये गोगली नाम भी मैंने नहीं सोचा था। मैंने सोचा कि 6-7 हजार वर्ड की एक छोटी सी कहानी होगी, तो तो वो उस कहानी क्रिकेट की में कहानी थी या आकाश और माहिरा की कहानी थी? पहले नहीं क्या नहीं, दिमाग में सिर्फ आकाश और शिल्पा की कहानी थी। वो एक आया? दोस्तों की अच्छा एक छोटी सी, वो दो दोस्त की कहानी जो अपने घर अच्छा की छुट्टी कैसे बिताते हैं उस बारे में। मतलब जो सेकंड चैप्टर है ना, रिजल्ट का बुखार, वही से मैंने हाँ लिखना चालू किया था। ये फर्स्ट चैप्टर मैंने बहुत बाद में जोड़ा है। तो लेकिन जब मैंने कहानी थोड़ी आगे बढ़ी तो फिर मेरे मन में ये डिसाइड हो चुका था कि ये जो कहानी होगी ये क्रिकेट पे ही बेस्ड होगी। तो फिर मैंने टाइम, हाँ जी, तो फिर मैंने टाइम फ्रेम में डिसाइड कर लिया जो भारतीय क्रिकेट का स्वर्णिम समय कहा जा सकता है, 2007 से 2011 तक, जिसको धोनी ने लीड किया और हम 2 वर्ल्ड कप 4 सालों के अंदर जीत गए। तो वो मैंने टाइम फ्रेम सोचा। और माहिरा की एंट्री काफी बाद में हुई, मतलब भले ही इन चैप्टर्स में पहले आ जाती है, लेकिन माहिरा और आकाश की प्रेम कहानी की एंट्री काफी बाद में हुई मेरे दिमाग में। हालांकि चैप्टर्स में तो जल्दी आ जाता है, लेकिन मेरे दिमाग में मैंने काफी बाद में उसे सोचा। बात बात जी अच्छा, मानिए अगर ज्ञानी जी मुझे कभी भिलाई आने का मौका मिले तो जी। इस उपन्यास के कौन कौन से पात्र से मेरी भेंट हो सकती है? क्या वो टपरी देखने को मिल सकती है, या कौन कौन से ऐसे पात्र हैं जो वाकई ओरिजिनल है, वो कल्पना नहीं है, कोई फिक्शन नहीं है? जी सबसे पहले तो नन्हे भाई की जो चाय है, जो पहले ही या दूसरे पेज में है, और हम्म, ये अभी भी आपको मिल जाएगा। भिलाई का सबसे फेमस जो है, हाँ। आप बोल सकते हैं टपरी है या फिर सबसे फेमस जगह है। आप भिलाई में और रह रहे हैं अभी या बाहर जॉब कर रहे हैं? जी मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ भिलाई में ही। मैं अच्छा अच्छा इंफोसिस में जॉब करता हूँ, लेकिन अभी भिलाई में ही हूँ। अच्छा, ठीक, ओके। जी। हम्म, तो हाँ। ऐसा है कि फिर नन्हे भाई की चाय और स्विक सेंटर जो है, आप पूरा घूम हम्म, सकते हैं, वो सेम टू सेम हम्म, है। मेरा जो हम्म, स्कूल है सेक्टर 4 में है, वो बिल्कुल जैसे आपको डिस्क्राइब हुआ है कि हम्म, स्कूल में हम्म, पंक्तियां लिखी हुई है जगह जगह, वो आपको मिल हम्म, सकता है। भिलाई हम्म। इस्पात संयंत्र जो है वो भी आपको मिलेगा। तो नहीं, जितने मैं भी पात्र की बात कर रहा हूँ। क्या अच्छा कोई पात्र। कमलेश है, योगेश हाँ जी है, हाँ जी। शिल्पा हाँ जी है, माहिरा है, सब है? जी। जी सभी तो नहीं है। योगेश है, अच्छा। कमलेश है, हाँ खिलेश है। हाँ। अच्छा। शिल्पा और माहिरा तो नहीं है। अब जैसे माहिरा हाँ का किरदार, हमारे क्लास में एक लड़की थी, हाँ क्लास हाँ। 8 में थी। तो वो बिल्कुल आई और 1 साल ही पढ़ी, लेकिन उसका क्रेज बहुत था, दिखने में बहुत ही अच्छा। सुंदर दिखती थी। और मान के चलिए क्लास 11th 12th के भी जो लड़के थे, वो उनसे बात करना हम्म, चाहते थे। लेकिन सडनली ऐसा हम्म, हुआ, जब हम 9th में आए तो हमको मालूम चला उसके पापा का ट्रांसफर हो गया, और वो कहाँ हम्म। गई आज तक नहीं मिली। मतलब हमारे किसी ये दोस्त ये से वो ये टच में नहीं ये हादसा हम लोगों के साथ भी हुआ है, हमारे है। जी क्लास में जी भी जी ऐसा हुआ है। जी हाँ, मैं जी। समझ और वो सकता हूँ, और हम लोग भी जी आज तक खोजते हैं उसको, और पूरी जी क्लास जी मिलकर, और ऐसा कभी हो नहीं पाया कि मुलाकात। हम्म, जी। तो मेरा जो दोस्त है कमलेश, उसने उसके नाम से फेसबुक में बहुत सर्च किए, कम से कम 1000 या 1500 उस नाम की लड़कियों के आईडी देख लिए कि अरे कोई तो नहीं मिले, लेकिन नहीं मिली। तो उस टाइम का भी हम्म, बिना इंटरनेट का जो समय होता था, वो उस हम्म, टाइप से होता था। तो वो जो छोटा सा जो माहिरा के सडनली जाने का ट्विस्ट है, मैंने वहां से लिया था। हम्म, उसको फिक्शन दे करके आपने जी हैप्पी जी जी एंडिंग कर आगे दी है। बढ़ा। जी 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 आपने एक जगह लिखा है, अ, अ, दोस्ती जहां रिश्तों को सुलझा देती है, वहीं प्यार उसे जी उतना ही उलझाता चला जाता है। पता नहीं, मैं जी। इस पंक्ति हेलो। मैं इस पंक्ति से बहुत कन्विंस नहीं हो पाया, तो मैं चाहता हूँ इसको आप ओके। एक्सप्लेन करिए कि क्या है इस पंक्ति का। हाँ। जी जैसे मेरी नज़र में ये है कि जैसे हम किसी के दोस्त बनते हैं, तो हम खुल के हर बात उनको बता देते हैं, हम अपनी कमजोरियां दिखा देते हैं। हम अपने भीतर छुपी जो भी चीजें हैं वो बिना फिल्टर के बता देते हैं कि देखो भाई ये ऐसी बात है और मेरे साथ ऐसा है। लेकिन जहाँ वो प्यार की बात आती है, और शुरुआती प्यार की बात आती है, आकर्षण की बात आती है, जहाँ पे हम अच्छे से अच्छा दिखाना चाहते हैं खुद को, हम अपनी कमजोरियों को छुपाना चाहते हैं। हम ये नहीं बताएंगे कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हम अच्छे से अच्छा दिखना चाहते हैं। तो जब
तब जब ये प्यार आगे बढ़ता है तो जब इस वजह से कि हमने अपनी कमियां शुरुआत में नहीं दिखाई है, कुछ चीजें उलझ जाती है कि जैसे 2 महीने 3 महीने हो गए, फिर सामने वाले को पता चला अच्छा इसके अंदर इसके कैरेक्टरिस्टिक में ये फ्लॉ भी है, ये छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है। उलझने को तो ज्ञानेश दोस्ती में भी चीजें उलझ सकती है। और जी। मुझे लगता है बहुत लोगों के अनुभव है कि प्रेम में भी बहुत कुछ सुलझ जाता है। खास करके जो मेट्रो की लाइफ है, मुझे लगता है वहाँ के लोग शायद इस पंक्ति से उतने कन्विंस ना हो सकता है जो अच्छा। स्मॉल टाउन है वहाँ आप इस जी पंक्ति जी। को उसके बारे में ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेट्रो में ऐसा मुझे नहीं लगता है, मेरा अनुभव ऐसा नहीं रहा। तो शायद इसलिए मैं इस अच्छा पंक्ति पर ठहर गया। मैंने सोचा कि मैं अच्छा। आपसे जानूं कि आपका क्या अनुभव है, आपने ये क्यों लिखा। अच्छा, ये दरअसल मेरा अनुभव रहा है और मैंने बाकी हाँ, लोगों को भी देखा है, तो फिर मुझे लगा हाँ। कि ये लाइन लिखना चाहिए मुझे। तो कहीं वो खिलेश जो है ना, जिसको प्रेम में धोखा मिला, उसका क्या नाम है, खिलेश। हाँ जी, किलेश किलेश। हाँ, वो बहुत आक्रामक ढंग से एकदम इन सब चीजों के बारे में उनका देखने को मिला। जी जी, विरोधी हम्म, होता है वो। हाँ, वो तो मुझे लगता है कि आपको वो भी दिखा देना चाहिए था वैलेंटाइन डे पर, वो डंडा वंडा लेकर के पार्क में जी। पीछे पड़ रहे हैं। हाँ जी अच्छा, ये जो कवर पेज है, जी जिन्होंने भी डिजाइन किया है इसमें, कहानी के अंदर 2 ही लड़कियां हैं, यहाँ 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। मुझे लगता है कि डिजाइनिंग में इस चीज का जी, ध्यान थोड़ा रखा सा। जाना चाहिए। हाँ, जी, थोड़ा सा क्योंकि वो मेरे से भी रह गया देखना। मतलब हाँ, मुझे जब आया दिखाया गया तो मैं भी हाँ, थोड़ा हाँ, एक्साइटेड हो गया और हाँ, हाँ, तुरंत ही मैंने हाँ बोल दिया और उसके बाद हाँ, मुझे ध्यान में आया कि यहाँ पे 2 लड़के और 3 लड़के होने चाहिए थे, 3 या 4 जो भी है। तो शायद हाँ, जब भी अगला एडिशन आएगा तो इसमें शायद वो काम कर लिया जाएगा। हाँ। अच्छा ज्ञानेश, आप चूंकि इसमें क्रिकेट बहुत है और आपने एक उसमें जो ऐप के थ्रू वो क्रिकेट में जी करियर बनाने की बात और उसमें अर्निंग की बात की, उसको आप क्या समझा सकते हैं? क्योंकि आप चूंकि बीटेक कर चुके हैं, एमबीए कर चुके जी हैं, तो जी आपको इस फील्ड का, और चूंकि आप क्रिकेट को भी जानते हैं, साहित्य को भी जानते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ऑथेंटिक तरीके से इस बात को आप कह सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जी। जो क्रिकेट में रुचि रखते हैं या करियर बनाना चाहते हैं, ये इस फंडे को जरा समझाइए जो आपने नोबेल में उसको दिखाया है। हो सकता है बहुत लोगों की बात समझ ना आए, लेकिन आप जब उसको जी जी एक्सप्लेन करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। हाँ। जी जी, दरअसल गुगली जो किताब है उसमें मैंने एक ऐप बताया है और वो ऐप ऐसा हम्म, होता है कि वो पहले ऐप हम्म, नहीं होता है। वो जिस हम्म, समय कालखंड की बात कर रहा हूँ उस टाइम पे यूट्यूब बड़ा फेमस था, ऐप वगैरह तो खैर अभी 3-4 सालों में आया है। तो उस टाइम समय पे लोग यूट्यूब वगैरह देखते थे, तो स्टार्टिंग में आकाश क्या देखता है कि एक जो लड़का है, एक यंग क्रिकेटर है, वो एक बहुत अच्छे से बॉलिंग कर रहा है और जब वो उससे पूछता है कि क्यों भाई आपको कोचिंग वगैरह क्यों नहीं मिला, तो उसने अपने रीजंस बताए थे। तो उसके मन में ये आइडिया आता है कि अगर इसको यूट्यूब में डाल दिया जाए और अगर बाकी लोग देखे या बाकी कोई और क्रिकेट से जुड़ा व्यक्ति देखे तो इसे बढ़िया सा कोचिंग मिल सकता है। और इस तरीके से जैसे इस तरीके से फिर उन्होंने ऐप की स्टार्ट किया और ऐप में उन्होंने एक फिल्टर डाल दिया कि जैसे एक भिलाई का व्यक्ति है तो जो भी उस ऐप में भिलाई का जो भी क्रिकेटर है अपना वीडियो डालेगा तो वो उसे देख सकता है। तो अगर जैसे कोई भिलाई में या छोटे शहरों में आप जानती होंगे बहुत से क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं और जब टूर्नामेंट होते हैं तो उनको बहुत सारे लोगों बहुत नए क्रिकेटर्स की भी जरूरत होती है, क्योंकि 7-8 का होता है और टूर्नामेंट में चाहिए होते हैं 11 लोग लगभग, तो उनको 2-3 क्रिकेटर अलग से लाने पड़ते हैं। ऐसे मैंने मतलब मेरा अनुभव तो यही रहा है, हमारी टीम में भी ऐसा होता था। तो वो क्या कहते हैं, वैसे लोग अब ऐप के थ्रू उनको खोजना चालू करते हैं, अच्छा भिलाई में ये भी है, इनसे कांटेक्ट किया जाए। तो इस तरीके से और लोग देखना चालू करते हैं, कोचिंग वाले जो हैं वो देखना चालू करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर शहर में कौन से लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं जिन पे हमारी निगाह नहीं पड़ी। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, आप बोल सकते हैं कि अभी जैसा टिकटॉक या जैसे चल रहा है उस टाइप का एक कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ दिखाने की कोशिश की है कि एक ऐप के थ्रू जो क्रिकेटर्स हैं
उनको उनके बढ़िया बढ़िया जो शॉट्स है या विकेट ले रहे हैं या उनकी बॉलिंग है, प्रदर्शन, उनको एक छोटा सा वीडियो है वो ऐप में डाउनलोड करके या अपलोड करके वो देखा जा सके, सो डैट कि पूरे सभी लोग उनके जो स्किल्स हैं उनको देख सके। खेल अगर आप गहराई से देखें तो जो खेल होता है वो सिर्फ मैदान पे खेला जाता है और हार जीत नहीं होती है। कई बार वो आपकी सोसाइटी को भी रिफ्लेक्ट करता है और बहुत कुछ आपको सीखने समझने को मिलता है। अगर आप खेल के मैदान पर देखें तो वेस्ट इंडीज के प्लेयरों का व्यवहार देखें, आप ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों का व्यवहार देखें, उसके ठीक बगल में न्यूजीलैंड के प्लेयर का व्यवहार देखें, इंडिया का देखें, पाकिस्तान का देखें, तो आपको उस कल्चर के बारे में भी जानने का मौका मिलता है। जैसे हॉकी में खेलने का तरीका भी अलग अलग होता है, क्रिकेट में भी खेलने का तरीका अलग होता है। जैसे वेस्ट इंडीज के लोग कट मारना पसंद करते थे तो इंग्लैंड के लोग कवर ड्राइव मारना पसंद करते थे। तो बहुत कुछ, अगर क्रिकेट का ही उदाहरण ले या फुटबॉल का ही उदाहरण ले तो सब लोगों की खेलने की शैली अलग होती है और बहुत कुछ आप खेल से सीख सकते हैं। तो चूंकि आपने खेल पर एक नॉवेल लिखा है और उसका टाइटल भी खेल पर है, तो मैं जानना चाहता हूँ खेल का आपके जीवन पर कोई प्रभाव है? आपके जीवन में आपको बूस्ट करने के लिए, आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए? जैसे मैं पर्सनली बताना चाहूंगा ज्ञानेश कि मैं जब कभी निराश होता हूँ, उदास होता हूँ, तो मैं खेल के मैदान में चला जाता हूँ, स्टेडियम के सीढ़ियों पर बैठता हूँ और अपने पुराने दिनों को याद करता हूँ, पुराने मैच को याद करता हूँ, तो मैं चार्ज हो जाता हूँ। या तो 90s के गाने सुन लिया या मैदान में चला गया या थोड़ा बैटिंग कर ली, बॉलिंग कर ली, तो मैं चार्ज हो जाता हूँ। पता नहीं, एक कनेक्शन ऐसा है कि वो मेरे लिए एनर्जी बूस्टर है। तो क्या इस तरह का कोई प्रभाव आपके जीवन पर भी खेल का है? जी, ये बिल्कुल है। जैसे मैंने आपको बताया मेरी 8th या 9th की स्टोरी कि मेरे क्रिकेट कैसे खत्म हो गया वहां से, क्रिकेट की कोचिंग। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर मैं रनिंग में पार्टिसिपेट करने लगा। तो हर साल 8th से मैं 11th 12th तक रनिंग के लिए अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करता था। उसका पहला फायदा तो ये होता था कि कंपटीशन से 1 महीने पहले हमारे स्कूल में 7 पीरियड होते थे, तो 3 पीरियड हमको ऑफ मिल जाता। तो 3 पीरियड में आप रनिंग करो, अपना ट्रेनिंग करो, कुछ भी करो, तो 3 पीरियड की पढ़ाई हमारी बच जाती थी। तो हम सब रोज बाहर निकल जाते थे और रनिंग करते थे, एक्सरसाइज करते थे। और मैं काफी उस पे मतलब काफी अच्छा इम्पैक्ट रहा था। एक बार मुझे याद है कि जब हम खेलने के लिए यहाँ भिलाई से दूर थोड़ी दूर एक जगह है, दल्ही राजरा गए थे, वहां पे मैं गिर गया था। मेरे हाथ में काफी इंजरी आ गई थी, मतलब कमलेश की कहानी क्या आपकी कहानी है? जी नहीं, वो मेरी हर पात्र में। अच्छा, जी, ठीक है। मैं हल्का सा इंजरी आ गया था। फिर मेरे जो सर हैं उन्होंने बुला के बोला कि रिले पे तू बैक ऑफ कर दे, अपन किसी और को दौड़ा देंगे। फिर मुझे थोड़ा लगा कि नहीं मैं दौड़ सकता हूँ। तो फिर मैंने अगले दिन फिटनेस टेस्ट दिया और शाम को जब रिले हुआ तो फिर हम सेकंड आए थे। तो उस चीज का मुझे काफी संतोष मिलता है कि हाँ, अभी तक मुझे लगता है कि हाँ भाई, मेरे हाथ में सूजन था, मेरे हाथ में चोट लगा था, मैं छोटा भी था, ज्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी मैं वो कर पाया। तो उस बात का मुझे काफी मतलब ये जीवन में मेरे काफी प्रेरणादायक किस्सा है। उसके अलावा भिलाई में एक जयंती स्टेडियम है, मैंने गूगली में भी जिक्र किया है। तो अभी तो खैर बंद है कोविड के कारण परमानेंटली, लेकिन कोविड के पहले मैं वहां पे जाया करता था। वहां पे जाके बैठ जाया करता था, दौड़ते हुए एथलीट्स को देखना, प्रैक्टिस करते रहना। तो मैं वहां जाके आधे घंटे पौने घंटे बस बैठ जाता था और उससे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं मेरा मेडिटेशन हो गया, मतलब मन में एक शांति आ जाती थी। तो इसीलिए खेल का मेरे जीवन में काफी प्रभाव है। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में भी गया तो वहाँ टेबल टेनिस हुआ करता था, तो टेबल टेनिस में काफी खेला करता था फर्स्ट ईयर में। और उसके बाद मुझे बहुत ही अच्छा एक फील होता था कि जब पसीने से तरबतर हो जाते हैं, उसके बाद वापस से रूम जाने के समय तो वो एक जो केमिकली भी डोपामाइन और सीरोटोनिन रिलीज होते ही है, तो उस टाइप से मुझे काफी अच्छा लगता था। और इस प्रकार से खेल का मेरे जीवन में काफी महत्व रहा। आपने गूगली में एक नया प्रयोग किया है कि आपने कहानी कई पात्रों से कहलवाई है। जैसे बहुत सारे उपन्यास में होता है कि कोई एक पूरा नॉवेल को नरेट करता है या उसमें बहुत सारे पात्र होते हैं अपनी बात कहते हैं।
इसमें आपने जी 4 पात्र के सहारे पूरी कहानी कही है, एक नया तरह का प्रयोग है, बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये ख्याल कहाँ से आया, ये प्रयोग आपने कैसे किया? क्योंकि इसमें मुझे कई कई जगह इसमें दिक्कत भी ये लगी कि कुछ जो जो कहानी नरेट कर रहे हैं वो कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो उस जगह पे नहीं थे और बहुत प्रामाणिक ढंग से उस बात को कह रहे हैं, तो इसके भी खतरे थे। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि प्रयोग आपके दिमाग में कहाँ से आया इस तरह का प्रयोग करने का? जी इसके 2 रीज़न हैं। पहले तो मैंने एक इंग्लिश ऑथर हैं, इंग्लिश में ऑथर है एक अजय कुमार पांडे, तो उनके कुछ किताबें अच्छा। पढ़ी, तो उसमें एक किताब में उन्होंने ऐसे ही नरेट कराया, 1 या 2 किताब में। तो मुझे ये अच्छा। आइडिया काफ़ी अच्छा लगा और फिर मैंने हिंदी की बहुत सारी किताबें पढ़ी और मुझे लगा कि इस टाइप के प्रयोग जो हैं हिंदी में शायद कम ही हुए हैं या मैंने देखे नहीं है ज़्यादा, मैंने मतलब किसी का नहीं देखा है हिंदी में, तो मुझे लगा ऐसा करना चाहिए। उसके बाद मुझे लगा कि क्या मैंने रियलाइज़ किया कि पात्रों की भी क्या डिमांड हो सकती है? मतलब जैसे जहाँ पे आकाश और योगेश जाते हैं, तो मुझे लगा यहाँ पे किसको बताना चाहिए? तो क्या यहाँ पे डिमांड क्रिएट किया जा सकता है कि किसी और से नरेट किया जाए, नरेट करवाया जाए? तो फिर शिल्पा नरेट करती है थोड़ा, फिर योगेश नरेट करता है। तो इस तरह से मैंने मतलब ये दोनों ही चीज़ें मेरे मन में थी कि पहले तो मैंने उनका एक एग्ज़ाम्पल भी लिया और दूसरा ये कि अपने पात्रों में भी वो कोइंसिडेंस डाला और वो संभावनाएं तलाशी कहानी में कि दूसरे से भी नरेट किया जा सके, करवाया जा सके। आपका पहला उपन्यास है और उस पर हमने काफी बातचीत की कई एंगल से। क्या ये उम्मीद की जाए कि ये आपका पहला अंतिम उपन्यास नहीं होगा, आप आगे भी लिखेंगे? कुछ योजना है इस तरह की, कुछ तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, मैं अभी 10-12 हजार वर्ड्स लिख ही लिया हूँ अपने दूसरे अच्छा। उपन्यास के लिए। हाँ जी, तो हो सकता है आने वाले 2-3 महीने में मैं लिख के इसको कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद देखा जाएगा। उस किताब में भी मैंने कुछ प्रयोग किए हैं। अच्छा। हाँ अच्छा, किस तरह के विषय पर है ये उपन्यास? बस विषय ये दोस्ती पे तो नहीं है, ये साइकोलॉजिकल है। मतलब एक व्यक्ति है, वो उम्र के साथ साथ उम्र के विभिन्न उस व्यक्ति के उम्र के विभिन्न पड़ावों में उसके जीवन में कैसे चेंज आता है, उसका माइंड कैसे चेंज होता है, इस तरीके की कहानी है। मतलब उसके जीवन के जो 4-5 घटनाएं हैं वो उसके माइंड को कैसे डेवलप करती है, वो कैसे ज्यादा मैच्योर बन जाता है, इस तरीके की कहानी है। तो ये डेफिनेटली ये जो है गुगली जैसी नहीं होगी, गुगली से थोड़ा गंभीर कहानी होगी। तो ये भी मैं एक प्रयोग कर रहा हूँ कि थोड़ा लीक से हट के कुछ लिखने की। आजकल क्या पढ़ रहे हैं ज्ञानेश? नई हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं और पुरानी हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं? आजकल क्या पढ़ रहे हैं आप? जी, मैं अभी तो विनोद कुमार शुक्ल की जी की ये पढ़ रहा हूँ, दीवार में एक खिड़की रहती थी, वो हाँ जी, वो पढ़ रहा हूँ। और नई हिंदी में तो फिलहाल मैं अभी कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। और बाकी जो प्रतिनिधि कविताएं हैं वो भी पढ़ लेता हूँ बीच-बीच में। किनकी? ये भी है, विनोद कुमार शुक्ल जी की है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है। तो इन दोनों की मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो नई हिंदी में आपने किसी को नहीं पढ़ा? सत्यव्यास, नीलोत्पल मिलाल? जी मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया इन सबको। मैंने स्टार्टिंग ही किया। हाँ जी, मैंने सबसे पहले दिव्य प्रकाश दुबे जी को पढ़ा था, उनके मसाला कैफे वगैरह पढ़ी। और फिर अभी नई वाली हिंदी में अगर मुझे पूछे तो सत्यव्यास जी बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत डिटेल्ड होके लिखते हैं, मतलब रिसर्च लिखते हैं उनकी कहानियों में। कौन सा उपन्यास आपको पसंद आया उनका? मुझे बागी बलिया सबसे पसंद आया था। बागी बलिया पसंद आया। हाँ जी, और दिव्य प्रकाश दुबे जी की भी कहानियां पसंद है, बट उनमें थोड़ा सा मुझे रिपीटेशन लगता है उनकी कहानियों में। बाकी सत्यव्यास जी जो है वो तो मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब उनका जो रिसर्च लगता है वो काफी लगता है कि हाँ वो काफी रिसर्च करके लिखते हैं। अच्छा, एक बहुत ट्रेडिशनल सा सवाल, बहुत पारंपरिक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि आप सीधे हिंदी के बैकग्राउंड से नहीं है। वैसे आपने बताया कि आपके पापा जो ट्रेवल के दौरान लिखते, तो निश्चित तौर पे उसका असर आपके ऊपर है। तो साहित्य आपके लिए बचपन से अछूता नहीं रहा है, लेकिन चूंकि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आए, आपने बीटेक MBA किया,
हिंदी में लिख करके और हिंदी का जो पाठक वर्ग है या हिंदी का जो बाजार है, जो इसका भविष्य है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जी, मैं सोचता हूँ कि ये अब अपने एक सुनहरे दौर में जाने को है। मतलब आने वाले 10 से 15 सालों में मैं देखता हूँ कि अपने सुनहरे दौर में जा सकता है, क्योंकि ओटीटी में भी हिंदी का जो कहानियां हैं, नॉवेल है, उनका अडॉप्टेशन हो रहा है। जैसे ये ग्रहण है, वो 84 से लिया गया और उसके बाद भी कुछ कुछ कहानियां ओटीटी पे जा रही है। तो जब इस टाइप से हिंदी पे एक बड़ा पैकेज जब लेखकों को मिलने लगेगा, तो जो नए लेखक हैं वो भी प्रोत्साहित होंगे कि हाँ जी, अगर हम अच्छा लिखे तो हम भी ओटीटी पे हमारा भी कहानी अडॉप्ट हो सकता है, या अभी जो ऑडिबल या स्टोरी टेल आ रहा है तो उससे भी रॉयल्टी मिल सकता है, मुझे लगता है। और जितना मैंने लोगों से पूछा है तो वो कहानियां सुनना तो हिंदी में ही पसंद करते हैं, भले इंग्लिश में पढ़ लेंगे लेकिन कहानियां सुनना या देखना वो हिंदी में ज्यादा पसंद करते हैं। तो क्या आपका इरादा फिल्मों में भी लेखन का है? आप चाहेंगे कि आपके उपन्यास पर फिल्में बने या आप स्क्रिप्ट राइटिंग करें, इस तरह की भी कोई योजना है आपके मन में? जी हाँ, जी मेरी योजना तो है, लेकिन मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी हूँ, तो थोड़ा धीरे-धीरे ही मुझे आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मुझे मिल नहीं पाता है। दिन में 8 से 10 घंटा काम करने के बाद थोड़ा थकान भी होता है। लेकिन मैं लिखना चाहता हूँ, मैं गीत भी लिखता हूँ, मुझे कोई बहुत अच्छा नहीं लिख पाता अभी, लेकिन मैं सीख रहा हूँ कैसे लिखा जाता है। और भविष्य में मैं गीत, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह, मतलब लिटरेचर वर्ल्ड में पूरी तरह से जाना चाहता हूँ। तो चूंकि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, तो कैसे समय निकालते हैं? परिवार का सपोर्ट मिलता है? कैसे ऑफिस के बाद समय निकालते हैं? कब लिखते हैं? क्या रूटीन है आपका लिखने को लेकर के? जी, मेरा एकदम से अनुशासित तो मैं अभी नहीं बोल सकता कि मैं अनुशासित हूँ, डेली लिखता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डेली पढ़ लूँ। कुछ नहीं तो मैं 2-3 रात में अगर बहुत लेट हो गया, किसी दिन ज़्यादा काम हो गया, बहुत थकान लग रहा है, तो प्रतिनिधि कविताएँ निकाल के मैं पढ़ लेता हूँ। क्योंकि फिर उससे मेरे अंदर गिल्ट नहीं रह जाता कि मैंने आज कुछ नहीं तो पढ़ा तो है 2-3 कविताएँ। और मैं भी मानता हूँ कि मेरे लिए पठन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। मैं लिखूँ, ना लिखूँ तो चलेगा, लेकिन मुझे पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ पढ़ते रहूँ, और मेरी आदत है कि मैं 2-3 उपन्यास एक साथ भी पढ़ लेता हूँ। मतलब ये पैरेलली, ये भी ये इसके एक मेरी चैप्टर भी पढ़ा। आदत, हाँ मेरी भी आदत। जी, तो उससे भी मुझे थोड़ा फ़ायदा हो जाता है अगर मैं लिख रहा हूँ उस समय तो। तो बाकी तो कोशिश करता हूँ मैं लिखने की, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बहुत धीरे लिख रहा हूँ। बाकी पढ़ने का तो ऐसा है, मैं रोज़ ही पढ़ता हूँ। परिवार से सपोर्ट मिलता है? लोग जी, जी, पसंद करते बिल्कुल। हैं कि आप एक राइटर बनना चाहते हैं? घर में पापा क्या सोचते हैं? उनको ऐसा जी, लगता है कि आप उनके अधूरे सपने को पूरा कर रहे हैं, ऐसा कुछ? जी, बिल्कुल। पापा से ज़्यादा मम्मी को लगता है, क्योंकि मम्मी ने ऐसा, उनका थोड़ा ऐसा था कि कविताएँ वगैरह लिखी थी उन्होंने, तो मम्मी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। पापा तो एक मिडिल क्लास फैमिली में जैसा होता है, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, वैसे ही हैं। बाकी मम्मी का तो बहुत ही सपोर्ट है, और मम्मी, मैं एक बात बताता हूँ कि गुगली का जो प्रूफ रीड है भेजने के पहले राजपाल को, वो मम्मी ने एक बार किया था और मुझे कुछ-कुछ अंतिम। कमियाँ बताई थी। हाँ, कि अच्छा। ये आप ये कर लो, ये थोड़ा-सा देख लो, ये थोड़ा मात्रा देख लो, तो मम्मी का भी काफ़ी योगदान है। और घर वालों का बहुत सपोर्ट है इस मामले में। और दूसरी बात, मैं रिस्क लेके नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉर्पोरेट जॉब साथ में ही कर रहा हूँ, तो ब्रेड एंड बटर वाला कोई दिक्कत नहीं मुझे, तो बड़े आराम से चलता है दोनों ही काम। अच्छा, जिन दोस्तों की कहानी आपने लिखी है, उन दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया है? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तूने मेरी पोल खोल दी या मेरे बारे में ऐसा लिख दिया, या कि वो बहुत खुश हैं कि उनकी कहानी जी, किताब में जी, छप वो गई है? दोस्तों की क्या बहुत ही खुश प्रतिक्रिया? हैं। क्योंकि आपके बड़े जी, वो मजेदार दोस्त हैं। जी, वो बहुत ही खुश हैं। मतलब वो ऐसा है कि वो अपनी स्टोरी पे लगा के लोगों को बता रहे हैं कि ये मेरी कहानी है, पढ़ लो। हालाँकि बहुत सारी चीज़ें अच्छा। फ़िक्शनल भी हैं, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों को बता रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को बता रहे हैं। तो वो तो बहुत खुश हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मुझे कभी भिलाई आने का मौका मिलेगा तो एक मैच आपके आपके ग्रुप के साथ मेरा भी हो जाएगा। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अंत में ज्ञानेश जी, चूंकि क्रिकेट जी। पर ये उपन्यास है,
तो भारत में खेल को लेकर के आप क्या देखते हैं? क्रिकेट को तो बाजार ने भी हाथों हाथ लिया और सरकारी स्तर पर भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन आरोप लगता है कि क्रिकेट ने दूसरे खेलों को ले लिया है या उसको उस तरह से जगह नहीं मिलती है। लेकिन हाल के वर्षों में आप देखिए ओलंपिक में लोगों ने मेडल प्राप्त किए हैं, तो उनको भी उस तरह से मिलना शुरू हो गया है। तो अब भारत में दूसरे खेलों का या पूरे खेलों का भविष्य क्या देखते हैं, क्या संभावना देखते हैं खेल को लेकर के? जी, मुझे तो भविष्य काफी अच्छा लग रहा है। जैसे इस ओलंपिक में मैं बताऊं तो मैंने पीवी सिंधु जी का मैच देखा, हॉकी का मैच देखा, जेवलिन के जो लाइव तो नहीं देख पाया, लेकिन थोड़ी देर बाद ऐप पे, सोनी ऐप पे वो भी देखा। तो जैसे मेरा इंटरेस्ट नहीं था, हॉकी मुझे समझ नहीं आता था, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। तो मुझे लगता है कि भविष्य सुनहरा है, लेकिन जितनी भी चीजें, जितने भी सुविधाएं हैं, ये अगर पहले इनको प्रोवाइड कराया जाए ज्यादा अच्छे से तो और ज्यादा अच्छा होगा। जैसे क्रिकेट में आप देखेंगे कि रणजी के भी जो क्रिकेटर हैं आज के डेट में, उनको काफी अच्छा भुगतान दिया जा रहा है और उनको भी उनके, हाँ जी बिल्कुल, लाखों में। मतलब ऐसा है कि अगर वो 2-3 साल खेल गए तो उनको अपने भविष्य के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन कॉर्पोरेट में भी नौकरी मिल जा रही है, कॉर्पोरेट में भी नौकरी मिल जा रही है उन्हें। हाँ जी, लेकिन बाकी खेलों में देखा जाए तो अभी भी 5 साल 10 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद भी वो अपने भविष्य के लेके आशंकित रहते हैं। तो मुझे लगता है कि महिला टीम को ऑटो में सफर करते हम लोगों ने 1-2 साल पहले देखा था। जी, वो काफी दिखाया गया था। दिल्ली में भी वो ऑटो में आती जाती थी करके दिखाया गया था। मुझे लगता है कि अगर उनके भविष्य को सरकार सुनिश्चित कर दे और हम हमारे जैसे जो नॉर्मल लोग हैं वो कम से कम उनको सपोर्ट करना चालू कर दे, जैसे टीवी पे मैच आ रहा है तो देख सके, या जैसे अब ट्विटर हैंडल पे सबके ट्विटर हैंडल तो आ ही गए हैं, तो उनको कम से कम छोटा सहयोग फॉलो कर सके, उनको ऑल द बेस्ट बोल सके। ये हालांकि बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन अगर एक साथ 1000 लोग या 10,000 लोगों का अब मैसेज उनके पास जाएगा तो वो भी काफी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। और जब लोगों की आवाज सरकार तक जाएगी तो सरकार को भी विवश होना पड़ेगा कि जैसे क्रिकेट के लिए बहुत पैसे आ रहे हैं, पैसे, हालांकि बीसीसीआई एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन फिर भी सरकार भी फिर चाहे तो हॉकी में या बाकी जितने भी खेल हैं उसमें भी पैसे को लेके उनको दे सकती है, उनको काफी प्रोत्साहित कर सकती है। तो ज्ञानेश जी, मुझे लगता है कि मुझे जितना सवाल पूछना था और जितना कुछ जानना था आपने बहुत तफसील से उसको बताया, अपनी जर्नी, अपने नॉवेल की, और आपने अपने आने वाले उपन्यास की भी चर्चा की। तो मैं उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द वो आपका उपन्यास प्रकाशित हो और आप लेखक के रूप में हिंदी में सक्रिय हो। मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आप नौकरी करने के साथ लिख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है समय निकालना। और एक ऐसे बैकग्राउंड से है जिसने आपने इस तरह से हिंदी की पढ़ाई नहीं की है, लेकिन संयोग से आपको ऐसा परिवार मिला, ऐसे माँ बाप का मार्गदर्शन मिला। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छा लेखन करेंगे और मैं आपको इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। रचिता के पेज को, पीयूष को, पल्लव सर को धन्यवाद करता हूँ, राजपाल को धन्यवाद करता हूँ कि आपके साथ एक अच्छी बातचीत के लिए मंच उपलब्ध कराया। तो उम्मीद करते हैं कि आपके अगले उपन्यास पर फिर से एक बार मुलाकात होगी। जी सर, थैंक यू सर। तब तक आपको शुभकामनाएं ज्ञानेश। जी, धन्यवाद।